सीक्रेट एक्ट बिल की मंजूरी, ऑटोमेटिक मंजूरी, सदर आरिफ अलवी का उस पर 24 घंटे बाद ट्वीट, और उसके बाद शुरू होने वाला हंगामा, सदर आरिफ अलवी से रेजिग्नेशन की डिमांड, और उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ क्या हो सकता है, क्या वो रिज़ाइन देने जा रहे हैं, क्या उनको रिज़ाइन देना चाहिए या उनसे कोई रेजिग्नेशन ले सकता है कानून के मुताबिक। वैसे तो कानून पाकिस्तान में इस वक्त ख़त्म हो चुका है, ला कानूनियत जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन थोड़ा हम कानून के दायरे में रह कर कि वो कानून और बिल कैसे पास हुआ, क्या उसको पास हो जाना चाहिए था, क्या इस अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वो बिल वापस नहीं भेजा तो क्या इसका कोई प्रोसीजर है कि अगर उसने वापस नहीं भेजा या अगर भेजा है तो पार्लियामेंट के पास नहीं पहुंचा, पहले ही अमल में वो बिल कानून बन जाता है। तो इस पर हम बहस करेंगे। सबसे पहले ये कि कानूनी तरीके से उस बिल को वज़ीर कानून ने पास करने की कोशिश की है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो बिल अब पास हो गया है, क्योंकि वो बिल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को मौसूल हुआ था 8 अगस्त को। चूँकि 18 अगस्त तक वो बिल उन्होंने कोई एतराज़ लगाकर या उन पर साइन करके वापस नहीं भेजा, उनके दफ्तर में ही पड़ा रहा, तो लिहाजा वो बिल अब जो है कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो अब जो कानूनी माहिरीन हैं वो सेक्शन 75 की जो है बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह तशरीह कर रहे हैं, जिस पर किसी को भी जो कानूनदान हैं, लॉयर्स हैं या माहिरीन हैं, उनको एतराज़ नहीं है। वो कानूनी प्रोसीजर ये है कि अगर कोई भी बिल सदर आरिफ अलवी या कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा जाता है तो उनके पास 10 दिन का वक्त होता है कि अगर वो पहले तो उसको साइन कर दें और वापस भिजवा दें। अगर उन पर कोई ऑब्ज़र्वेशन देनी है, कोई एतराज़ करना है, तो वो एतराज़ लगाकर इजाफी नोट के साथ उसको वापस किया जाता है। फिर वो पार्लियामान में जाता है, फिर वो उसमें कोई बिल में अमेंडमेंट होती है, उस पर जिस पर एतराज़ात लगे होते हैं उसकी तस्हीह होती है, तो फिर दोबारा वो सदर के पास जाता है। फिर भी अगर सदर आरिफ अलवी को उस पर कोई एतराज़ हो, किसी भी सदर को, तो एतराज़ात लगाकर वो बिल वापस कर दिया जाता है। फिर ऐसा होता है कि वो 10 दिन के बाद खुद ब खुद वो कानून बन जाता है। यानी कि अगर वो बिल पार्लियामान मंजूर कराना चाहती है अक्सरियत राय से, तो अगर कोई भी सदर उस पर साइन ना भी करे, एतराज़ भी लगा कर वापस भेज दे, तो कानूनी तौर पर 10 दिन बाद वो बिल जो है कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट हुआ है, बल्कि बहुत सारा डिफरेंट हुआ। अब सदर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट 24 घंटे बाद आया, उस पर भी कुछ लोग जो हैं लिफाफा सहाफ़ी जो है वो एतराज़ात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये पहले उनको ख्याल क्यों नहीं आया, फौरी तौर पर उनको ट्वीट करना चाहिए था। देखें, ट्वीट आया तो है। पहले तो ये कि सदर आरिफ अलवी साहब को जो ही पता चला तो ज़ाहिर उन्होंने छानबीन की होगी और अमले से भी पूछा होगा और कोई मीटिंग भी हुई होगी अमले से, कि वो कहते हैं कि मैंने यानी कि अल्लाह पाक को गवाह बनाकर ये मैं कहता हूँ कि इस बिल पर साइन मैंने नहीं किए। और उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी है कि जो भी हमारी कौम जो है अवाम इससे इफ़ेक्टेड होगी, मैं उनसे क़ब्ल अज़ वक्त माफ़ी मांगता हूँ और खुदा गवाह है कि इस पर बिल पर मैंने साइन नहीं किए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने अमले से बारहा पूछा, क्योंकि उन्होंने कहा अमले से कि इसको वापस भेजा जाए, तो बारहा पूछा कि क्या वो बिल वापस भेज दिया गया है, तो अमले ने कहा कि जी हाँ वापस भेज दिया गया है। फिर भी 1-2 बार पूछा कि क्या वो बिल वापस भेज दिया गया था, तो अमले ने कहा कि जी हाँ वो वापस भेज दिया गया था। फिर अचानक जो है ये बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि जी वो कानूनी शक्ल अख्तियार कर चुका है, चूँकि बिल डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर आरिफ अलवी ने वापस नहीं भेजा था, कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं दी थी, ना ऑब्जेक्शन लगाया था, ना एतराज़ात लगाए थे। तो बिना साइन हुआ बिल जो है अगर सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में पड़ा रहा है तो इसको नीम जो है एतराफ़ समझा जाएगा, यानी कि कबूल है दुल्हन की तरफ से ये
माना जाएगा, इसलिए वो कानून बन चुका है। लेकिन यहाँ वज़ीर कानून ने एक गलती की है, इसको कानूनी शक्ल जो है ना इख्तियार दे दी गई है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस पर भी तहरीक इंसाफ जो कमेटी है, जो लॉयर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं, और सदर आरिफ अलवी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने, देखें, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नहीं भिजवाया, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उन्होंने गद्दारी की है, फिर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो सच बोल रहे हैं, तो जिन्होंने भी कानून तोड़ा है और डॉक्टर एक सुप्रीम कमांडर का हुक्म नहीं माना, तो उन पर आर्टिकल 6 लगता है पूरे अमले पर। अब एक और बात सामने आती है कि सदर आरिफ अलवी के पास जो है बहुत बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, वो एटम बम भी चला सकते हैं, इसका भी इख्तियारात सदर आरिफ अलवी के, जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात है कि उनके पास ये इख्तियारात है। तो क्या वहाँ तक भी अमला जो है, जिन्होंने अगर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ गद्दारी हुई है, तो रियासत के साथ गद्दारी हुई है, तो क्या फिर वहाँ तक भी गद्दारी या गद्दार पहुँच सकते हैं? ये बात जो है कौम को और इदारों को समझना चाहिए। दूसरा कि अगर जिन लोगों ने गद्दारी की है, उनको सहूलतकारी या उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये उनके बस की बात तो नहीं है कि एक सुप्रीम कमांडर के साथ गद्दारी करें, एक रियासत के साथ गद्दारी करें। क्या उनको प्रोटेक्शन है? अंदरूनी कहानी तो बाद में खुलेगी। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से जो है रिज़ाइन लेने का मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ फोरम से, और पीपल पार्टी के अरकान जो है, लीडरशिप जो है वो भी कर रही है, और अता तारड़ साहब ने भी डिमांड की है कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, उनको इस पर स्टैंड लेना चाहिए और इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए, अमले को बेनकाब करना चाहिए, और वहाँ तक बात चली जाएगी कि आखिर ये सब कराया किसने है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पर दबाव भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, उनसे रिज़ाइन भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये वक्त है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को जो है ना स्टैंड लेने का, डटे रहने का। ये सारे जो चेहरे हैं, जिस तरह पहले बेनकाब होते आ रहे हैं, इनको भी बेनकाब करना चाहिए, और आवाम को जो है ये सच बताकर भी, हामिद मीर साहब ने भी कहा है कि आवाम को डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये सच बताकर जो है बहुत बड़ा काम किया है। और पीपल पार्टी के रहनुमा हैं डॉक्टर फरातुल्लाह बाबर, उन्होंने भी कहा कि आरिफ अलवी साहब ने एक बम चला दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का एटम बम नहीं चलाया। अब इससे बात जो है बाहर निकलेगी, फैलेगी, बल्कि फैल चुकी है। इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की बदनामी हो सकती है, बल्कि हो रही है। पहले भी पाकिस्तान में फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो जो है ना उसकी वायलेशन हो रही है, लाकानूनियत की, और ये सब जुल्म और बर्बरियत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब जो है इसको कुचला जा रहा है, बोलने वालों को जेलों में डाला जा रहा है, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है उसको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और उसके जो है ना पीटीए को नाकाम करने के लिए, कार्नर करने के लिए छोटी छोटी गैंग पार्टीज बनाई जा रही हैं। पीटीएम को भी लॉन्च कर दिया गया है पीटीआई के खिलाफ, ताकि उसका जो वोट बैंक है उसको डैमेज किया जा सके, और पश्तून कौम को जो है बेवकूफ़, जिस तरह पहले बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, ये सब माफिया जो है एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने का जो है एक फोरम तैयार किया जा चुका है। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस पर स्टैंड लेते हैं और एक मिसाल बनते हैं या भाग जाते हैं, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने भी उस वक्त के सदर के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा ही किया था, उस पर प्रेशर डाला था, उस पर कुछ लोग भी भेजे थे उसके पास, उसको प्रेशराइज़ किया था। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ ऐसा हो सकता है? तो बहुत ही अफसोस का मकाम है हमारी कौम के लिए कि हमारी कौम को भेड़ बकरियां समझा जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से कवानीन बनाए जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कवानीन पास किए जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की जा रही है, अपनी मर्ज़ी से गद्दारियाँ की जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी से रियासत को जो है और उसको एक
ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ پاورفل لوگ ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو پروٹیکشن ہے، ان کے پاس طاقت ہے، عوام نہتی ہے، عوام لڑ نہیں سکتی، عوام کو 2 وقت کی روٹی میں پھنسا دیا ہے، اپنے انہوں نے کیسز معاف کرا کے عوام کو 2 وقت کی روٹی میں پھنسا دیا ہے، اب وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ہاں مافیاز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے باہر نکل رہے ہیں، شہباز شریف صاحب چلے گئے، ہنا پرویز بٹ چلی گئی، اس کے بعد بھی مزید جو ہے یہ جو بھگوڑی لیڈرشپ ہے نا، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی بھگوڑے ہیں، یا تو کم عقل ہیں یا بزدل ہیں، ذہنی غلام ہیں۔ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان کی ایک عظیم قوم بزدل، ڈرپوک، ذہنی غلام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ مزید اس میں جو پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔